हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माइनिंग सुनील विशाल में स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने माइनिंग मैसेंजर पार्ट 1 का लाया था, तो माइन मैसेंजर पार्ट 2 जिसमें कि हम लोगों ने हॉलेज सिस्टम देखा था। 4 टाइप के रोप हॉलेज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रोप हॉलेज, ओके, सिंगल और डबल। और आपका हो गया ग्रेविटी रोप हॉलेज अभी पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग 3 हॉलेज देखा था। एंडलेस हो गया, रोप हॉलेज हो गया, और एक ठो मेन एंड टेल रोप हॉलेज हो गया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देखें। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी ऐसे ऐसे वीडियोज़ आपकी माइंड में से नहीं और सभी माइनिंग रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रेविटी हॉलेज। ग्रेविटी हॉलेज सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन, जैसा कि चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा, एक खाली टब और एक भरा हुआ टब। ये अपने ग्रेविटी के कारण अप एंड डाउन होता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं और जानते हैं। तो ग्रेविटी रोप हॉलेज, ग्रेविटी हॉलेज जिसे स्वयं चलित ढाल भी कहा जाता है, सेल्फ एक्ट, खदानों में लोडेड कीड़ को एक ऊंचाई से निचले स्तर पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में किसी मोटर या पावर स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें किसी किसी भी प्रकार की मोटर या पावर सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने कहा, ये अपने सेल्फ ग्रेविटी के कारण यह परफॉर्म होता है। बशर्ते कि सड़क पर्याप्त रूप से ढाल होना चाहिए। जो भी आपका रोड है, हॉलेज है, वो आपका ढाल होना चाहिए और समान हो तथा भार के पक्ष में हो। इस सिस्टम में पूरे लोड के गुरुत्व बल और उपयोगी खाली सेट और रस्सी के भार को संतुलित करने और साथ ही में नीचे की ओर चलने वाले टब्स और ऊपर की ओर खींचे जाने वाले टब्स के घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक ग्रेविटी हॉलेज के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ग्रेविटी हॉलेज जो कि खदान में लोडेड किट को मतलब ऊंचाई पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लोडेड माल को अंडरग्राउंड माइन से सरफेस पर लाने के लिए किया जाता है, जिसमें वो ग्रेविटी के कारण चलता है। एक तरफ लोडेड टब होता है, एक तरफ खाली टब। वो अपने ग्रेविटी के कारण लोडेड टब जब ऊपर आ जाता है तो खाली टब नीचे चला जाता है, और खाली टब जब ऊपर आ जाता है तो लोडेड टब ऊपर आ जाता है, और फिर जब लोडेड टब ऊपर आता है तो खाली टब नीचे चला जाता है। ये इतना समझिए। इस प्रणाली में कोई भी पावर सोर्स नहीं आवश्यकता पड़ती है। इसमें ये वही उपयोग होगा जहाँ इंक्लिनेशन प्राप्त हो, मतलब पर्याप्त हो, अच्छा हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म इसका देखेंगे। तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या है? ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, जैसा कि इसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ये पहला देखें तो सामान्यतः यह प्रणाली एक रस्सी से चलाई जाती है। एक वन रोप, इसमें वन रोप की आवश्यकता पड़ती है। रस्सी का एक सिरा पूरा लोड वाले टब से जुड़ा होता है। जो फुल लोड या पूर्ण लोड से भरा हुआ टब रहता है, उससे वही सिरा जुड़ा हुआ रहता है। यह रस्सी कास्ट आयरन जिग पुली या ब्रेक व्हील के चारों ओर 1.5 बार लपेटी गई होती है। ओके, और ब्रेक व्हील का व्यास 1.3 से 2 मीटर तक होता है। 1.3 से 2 मीटर होता है, और यह एंकर प्रॉप में मजबूती से स्थापित होता है। ओके, सुरक्षा के लिए जिग पुली के सामने एक सुरक्षा प्रॉप भी लगा होता है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ ग्रेविटी हॉलेज। ओके, मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें एक सिंगल रस्सी होता है, और टब के आगे वाले सिरे में उसका रस्सा जुड़ा हुआ रहता है, और कास्ट आयरन की जिग पुली लगी होती है 1.5, और उसका जो व्हील व्यास होता है 1.3 से 2 मीटर तक होता है। 1.2 मीटर तक होता है, और सुरक्षा के लिए जिग पुली के अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे है कि रस्सी का दूसरा सिरा एक बोगी से जुड़ा होता है, जो पुली के चारों ओर घूमकर फिर ढलान की ओर वापस आ जाती है। इस एक होल्डिंग प्रॉप में क्लैंप से सुरक्षित किया जाता है। जब ब्रेक व्हील को नियंत्रित किया जाता है तो लोडेड टब नीचे की ओर स्वचालित रूप से खिसकते हैं और बोगी को ऊपर की ओर खींचते हैं। मिनिमम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेविटी हॉलेज के लिए न्यूनतम ढलान की आवश्यकता पड़ती है। किन किन पर बातों पर निर्भर करती है? तो ढाल की लंबाई, इंक्लिनेशन की लंबाई पर डिपेंड करती है। ओके,
इंक्लाइनेशन पर डिपेंड करती है, आपके टब्स के आकार और वजन की संख्या पर डिपेंड करती है कि टब का आकार कितना लंबा चौड़ा है, वजन कितना भारी है, और संख्या 1 2 3 10 15 कितने टब आपके लगे हुए हैं, और सड़क की स्थिति और रखरखाव मेंटेनेंस क्या है वहाँ का, और वहाँ का हॉलेज कंडीशन कैसा है वो भी देखा जाता है। इस पर डिपेंड करता है उसकी ग्रेविटी हॉलेज के लिए न्यूनतम इंक्लाइनेशन। ओके, आगे दिया है उसी में कि आमतौर पर 1/20 के ढलान इंक्लाइनेशन पर न्यूनतम मानक माना जाता है, लेकिन प्रत्येक मामले की अलग अलग जांच आवश्यक है। जैसे अगर सेफ्टी प्रिकॉशन की इसमें बात करें ग्रेविटी हॉलेज में, तो आपको बता दें कि इसके लिए चौड़ी सड़कें होती हैं, वाइडन हॉलेज और रोड होने चाहिए, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग सिस्टम होने चाहिए, अच्छी तरह बिछाया गया ट्रैक और मजबूत कनेक्शन। आपके कनेक्शन मजबूत होने चाहिए और आपके अच्छे तरीके से जो भी ट्रैक है वहाँ का रास्ता वो भी अच्छे तरीके से होने चाहिए। अगर दूसरा बात किया जाए तो चढ़ते हुए टब्स के पीछे बैक स्टेज और स्प्रिंग कैचेस लगा होना चाहिए। चढ़ते हुए टब के पीछे बैक स्टेजेस और स्प्रिंग कैचेस लगा होना चाहिए। और तीसरा बात करें तो जिग पुली के सामने सुरक्षा प्रॉप का उपयोग किया जाता है। जिग पुली के सामने सुरक्षा प्रॉप का उपयोग किया जाता है। उसी में अगला नंबर है चौथा, जैसे उसी में बात बोलता है कि ढलान के लिए जैसे इंक्लिनेशन है उसमें शीर्ष और तल पर ड्रॉप वार्विक और रनवे स्विच लगाना चाहिए। अब ड्रॉप वार्विक और रनवे स्विच क्या है तो इसके बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे, नीचे लिखा हुआ है। तो वहाँ पर ढलान के शीर्ष पर ड्रॉप वार्विक और रनवे स्विच लगा होना चाहिए। पांचवा, ब्रेक व्हील पर दूसरा ब्रेक जो रस्सी पर सीधे कार्य करे। ब्रेक व्हील जो भी है आपका उस पर दूसरा ब्रेक लगा होना चाहिए रस्सी पर जो सीधे कार्य कर सके। छठवा, ब्रेक व्हील को गार्ड से सुरक्षित करना ताकि मानव हस्तक्षेप से बचा सके। मतलब मानव के अर्ध गिर्द ना आए उसके लिए वे ब्रेक व्हील को गार्ड से सुरक्षित करना ताकि मानव हस्तक्षेप से बचाया जा सके। ओके, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। इसी में बोल रहा है कि यह प्रणाली खदानों में सरल, कुशल और आर्थिक रूप से लाभकारी होती है, लेकिन सुरक्षा उपायों का उपयोग करके सख्ती से पालन करना पड़ता है और आवश्यक होता है। आपका हॉलेज सिस्टम खत्म हो गया, अब हम सेफ्टी डिवाइसेस देखेंगे। सेफ्टी डिवाइसेस आपका मेनी टाइप्स का होता है। स्टॉप ब्लॉक हो गया, रनवे स्विच हो गया, मैन होल हो गया, ये सब चीज़ें आपकी सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं जो माइन के अंदर होती हैं। तो उनके बारे में एक एक करके डिटेलिंग हम लोग पढ़ते हैं। तब तक आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और किसी भी प्रकार का आपका सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसी प्रकार का दिक्कत हो। बाकी हम यहाँ हैं, एक एक सवाल एक एक चीज़ को बारीकी से बताऊँगा और सॉल्व कराऊँगा। आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट करवा दूँगा ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठे तो आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव MCQ बने तो आपसे छूटे ना। ओके, तो सेफ्टी डिवाइसेस को हम लोग देखते हैं। तो व्हाट इज सेफ्टी डिवाइसेस? तो सेफ्टी डिवाइसेस ग्राउंड फॉल्स के अलावा खदानों में हॉलेज और परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, संचालन, दुर्घटनाओं और चोटों का मुख्य कारण होते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या रनवे से जुड़ी दुर्घटनाओं की होती है। हॉलेज रोडवे पर इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपकरण निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला, स्टॉप ब्लॉक। तो स्टॉप ब्लॉक का डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये है स्टॉप ब्लॉक। ओके, स्टॉप ब्लॉक के बारे में हम लोग डिटेलिंग नीचे पढ़ेंगे। आपका स्टॉप ब्लॉक हो गया, बफर हो गया, बैक कैच हो गया, पॉइंटर प्लेट हो गया, ड्रॉप वार्विक हो गया, एज क्रॉप डिवाइस हो गया, बैक स्टे या ड्रैक्स हो गया, रनवे स्विच हो गया, जैज रेल हो गया, रिटार्डर और स्टॉपर्स हो गया, अप्रोच वार्निंग डिवाइस हो गया, सिग्नलिंग अरेंजमेंट हो गया। अब स्टॉप ब्लॉक्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्टॉप ब्लॉक, इसको समझते हैं स्टॉप ब्लॉक का उपयोग क्या है। तो स्टॉप ब्लॉक आपका जो है यह एक सामान्य जनरल उपकरण है जो ढलान के शीर्ष के पास लगाया जाता है। जो भी इंक्लिनेशन है उसके पास लगाया जाता है। जैसा कि हमने दिखा दिया, स्टॉप ब्लॉक जब फेल हो जाता है तब तो उसको रोकने के लिए काम किया जाता है। इसमें एक मजबूत बीम या ब्लॉक होता है जो पिवेट के एक छोर पर स्थित होता है।
जब ब्लॉक खोलने की आवश्यकता होती है तो साइड ब्लॉक को हटाया जाता है और स्टॉप ब्लॉक को घुमाया जाता है। ओके, स्टॉप ब्लॉक किस क्लियर। तो आगे बफर्स को देखते हैं हम लोग। बफर्स, तो जब कोई रोडवे का या फेस सीधे हॉलिज ट्रैक के संपर्क में आता है और लोगों को खतरा हो सकता है तो मजबूत बफर्स लगाए जाते हैं। बफर्स क्षैतिज ओरिजेंटली या ऊर्ध्वाधर वर्टिकली होता है। बफर आपका जैसे ये हो गया, ये डंडा और ये इस प्रकार का, मतलब कोई भी टब अगर इस प्रकार जाता है तो वहाँ पर ये रोक देगा। ठीक है, ये बफर इस प्रकार होता है। अब बैक कैचेस की बात करें तो बैक कैचेस को देखते हैं हम लोग नीचे। बैक कैचेस यह विभिन्न प्रकार की हो सकते हैं। बैक कैचेस जैसे स्टील रेल या पिवोटेड का टुकड़ा हो सकता है। टब्स केवल एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। टब्स केवल एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए यदि टब्स के पीछे की ओर जाते हैं, पीछे की ओर किसी कारण से फेल हो गया तो यह टब्स की धुरी को पकड़कर उन्हें रोक देता है। यह होता है बैक कैचेस। बैक कैचेस पीछे जाते हुए टब को रोक लेता है। ओके, तो ये है आपका बैक कैचेस। पॉइंटर प्लेट, पॉइंटर प्लेट यानी यह मुख्य हॉलेज ट्रैक पर फिट की जाती है। जो भी आपका मेन हॉलेज होता है वहाँ पर आपको पॉइंटर प्लेट लगा दिया जाता है। और यह पीछे की ओर भागते टब्स को एक तय दिशा में मुड़कर उन्हें रोक देती है। जैसे पीछे भाग रही है तो पीछे भागने को रोकने के लिए तो बैक कैचेस लगा दिए, लेकिन अगर भाग रही है तो उसको रास्ता मोड़ने के लिए पॉइंटर प्लेट लगा दिए जाते हैं। उसका दिशा, जैसे ये आपका हॉलेज सिस्टम हो गया और एक ठो ट्रैक इधर हो गया। अगर बाई चांस आपका ये फेल हो गया आपका टब, तो जब पॉइंटर यहाँ मान लीजिए पॉइंटर प्लेट लगा है तो इसको चेंज करके इधर आपका लेकर चला जाएगा टब को। ओके, और डायग्राम समझ में आ रहा होगा आपको बिल्कुल। हाँ, तो ये समझिएगा कि उसकी एक तय दिशा मोड़कर उन्हें रोकती है। अब आते हैं ड्रॉप वार्विक पर। ड्रॉप वार्विक क्या है? इसमें एक गार्डर लगा होता है जिसे छत के एक विशेष गार्डर से जोड़ा जाता है। इसे आपातकालीन स्थिति में हॉलेज कार्यकर्ता द्वारा एक पिन खींचकर संचालित किया जाता है। इसे ऑटोमेटिक रूप से संचालित किया भी मतलब किया जा सकता है, इतना याद रखिएगा। ड्रॉप वार्विक को ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है, संचालित ऑपरेट किया जा सकता है। ड्रॉप वार्विक क्लियर। एज क्रॉफ्ट देखते हैं। एज क्रॉफ्ट के बारे में बात करें तो एज क्रॉफ्ट इस क्रॉफ्ट के नाम से समझते हैं। तो ये आगे की दिशा में भागते टब्स को स्वचालित रूप से रोकने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब कोई आगे की तरफ से भाग रहा है, पीछे के लिए तो बैक कैचेस लगा दिए, आगे अगर भाग रहा है तो एज क्रैफ्ट डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत पर यह काम करता है कि यदि टब सामान्य गति से चल रहा है तो वह आसानी से पार हो जाते हैं, लेकिन अगर तेजी गति से चलने पर यह डिवाइस उन्हें रोक देता है। अगर तेजी गति से चल रहा है तो वहाँ पर यह क्राफ्ट डिवाइस काम करेगा, आपका उसको रोक देगा। बैक स्टे, बैक स्टे भी नाम से समझ में आ रहा है कि जैसे पीछे कुछ लगाने वाला भाग, तो यह भी इंक्लिनेशन में चढ़ते टब्स के पीछे लगाया जाता है। जैसे कोई भाग चढ़ रहा है तो उस समय टब्स के पीछे लगाया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि यदि टब पीछे की ओर जाने लगे तो उन्हें रोक सके, इसके लिए बैक स्टे लगाते हैं हम लोग। ओके, रनवे स्विच। रनवे स्विच का एक बहुत बड़ा काम है और अच्छा काम है। यह स्विच सामान्य रूप से एक स्प्रिंग द्वारा खुला रहता है या रखा जाता है। जब ऑपरेटर लीवर हैंडलिंग संचालित करता है तो स्विच बंद हो जाता है और टब्स गुजर जा सकते हैं। यह ऑटोमेटिकली भी होता है। ये टब हो गया, ये हॉले सिस्टम हो गया इधर ही कहीं, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जैसे आपका रनवे स्विच लगा रहेगा। अगर रनवे स्विच अगर लगा है तो वो आपके वो टब को आगे जाने नहीं देगा, तो एक ऑटोमेटिकली होता है, या तो टब खुल जाएगा और आगे टब बढ़ जाएगी। या हैंडल स्वचालित भी होती है, ऑपरेट मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी। रनवे स्विच का यह काम है। अगला है आपका जैज रेल। जैज रेल का उपयोग 9वां नंबर। इस उपकरण का सिद्धांत यह है कि सामान्य गति से चलने वाले टब्स इसे आसानी से पार कर सकते हैं, लेकिन अधिक गति होने पर टब्स पट्टिस हो जाता है। अगर नॉर्मली स्पीड से चल रहा है तो किसी कारण से वह जैज रेल पर आसानी से मतलब पार हो जाएगा, लेकिन अगर टब्स पटरी से उतर जाती है, अधिक गति होने के कारण टब पटरी से उतर जाती है, वहाँ पर ये जैज रेल
इस सिद्धांत पर ही काम करता है। अगला है रिटार्डर्स। रिटार्डर्स क्या है? तो रिटार्डर्स भी एक सेफ्टी डिवाइस का काम है। तो यह टब्स की गति को धीमा करने और रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। टब्स अनकंट्रोल या स्पीड है तो उसको टब्स की गति को कम कर सकता है और रोक सकता है। यह हैंड ऑपरेटेड एयर ब्रेकिंग, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के रूप में हो सकते हैं आपका रिटार्डर। ओके, रिटार्डर के नाम से होता है जैसे कि हैंड ब्रेक। रिटार्डर मतलब हैंड ब्रेक के नाम से समझ सकते हैं। रिटार्डर मतलब हैंड, जिसको हैंड के द्वारा रोका जा सकता है। फिर अगला है 11 नंबर आपका सेफ्टी डिवाइसेस कि अप्रोच वार्निंग डिवाइस। यह उपकरण हॉलेज रोड पर काम करने वाले लोगों को आगाह करने के लिए किया जाता है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो गई हॉलेज सिस्टम में तो वहाँ पर वार्निंग डिवाइस मतलब बता दिया जाता है ताकि उन सभी को पता चल जाए कि हॉलेज सिस्टम फेल हो गया है। तो इस ऑपरेट करने के लिए एक लीवर ट्रॉम एक्सेल द्वारा दबाया जाता है जिसे सिग्नल लैम्प या घंटी बजती है। ओके, ये है वार्निंग डिवाइस। मैन होल, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे मैन होल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो मैन होल का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि अगर बाई चांस हॉलेज सिस्टम अनकंट्रोल हुआ तो मैन होल में जाके छिप जाए। तो मैन होल की एक प्रॉपर साइज होती है। मैन होल उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ लोग हॉलेज रोड पर काम कर रहे हों। इनकी ऊंचाई 1.8 मीटर और गहराई 1.2 मीटर और चौड़ाई 0.7 से 1 मीटर तक हो सकती है। मैन होल का अंतराल जो 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि ढलान 1 इंच से कम है तो वहाँ पर 20 मीटर तक हो सकता है। ओके, ये आपका मैन होल का साइज दिया हुआ है। मैन होल तो क्लियर हो गया। मैन होल के आगे पीछे वाइट वॉशिंग भी कर दिया जाता है 0.3 मीटर तक किया जाता है। अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट करके बताइएगा सही या गलत। सभी उपकरणों खदानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटना को रोकने के लिए अनिवार्य है। तो आगे हम लोग और वीडियोस इस पर लाऊंगा प्रॉपर। अभी ये तो पार्ट 2 था, पार्ट 3 लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और थैंक यू आप सभी के लिए। हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और सपोर्ट करते हैं और आगे भी ऐसे प्यार देते रहिएगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोगों को फोटोज़ में डायग्राम दिखाया है प्रॉपर। जब मेरे पास समय होगा तो हम लोग वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे हर एक चीज़ टॉपिक को। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।